दें, चुनाव आयोग आज 3 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। तो पूर्वोत्तर के ये 3 राज्य जिनमें चुनाव होने हैं उसका ऐलान आज कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा कब होना है चुनाव, यहाँ पर तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। चुनाव आयोग की एक टीम हाल ही में इन तीनों ही राज्यों का दौरा करके वापस लौटी है और आज चुनावी तारीखों का ऐलान करना है। फरवरी में इन तीनों ही पूर्वोत्तर के राज्यों का चुनाव होना है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे सहयोगी नीरज जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज, कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कब है चुनाव की तारीखों का ऐलान? देखिए 2:30 बजे दिल्ली के और आकाशवाणी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने रखा है। 3 राज्यों का जिक्र किया, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में चुनाव का ऐलान करेगा। चुनाव के कार्यक्रम जो होंगे उसका ऐलान करेगा। फरवरी और मार्च यानी 12 मार्च से पहले चुनाव आयोग को तमाम चुनाव के कार्यक्रम पूरा करना है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में। और फरवरी में ज्यादातर मतदान की तारीखें होंगी। अलग अलग तारीखें हो सकती है तीनों राज्यों में, एक तारीख होंगी, इस बात की गुंजाइश कम है। एक चरण में तीनों राज्यों में चुनाव होगा, लेकिन एक दिन में होंगे तीनों राज्यों में, इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती। लेकिन फरवरी और मार्च में चुनाव के कार्यक्रम होंगे और चुनाव आयोग आज 2:30 बजे इन तीनों राज्यों में चुनाव का ऐलान करेगा। तो नए साल का पहला चुनाव है उत्तर पूर्व के राज्यों में और वहीं से चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के ऐलान का फैसला आज किया है। जी, तो नीरज आप ऐसा बता रहे हैं, तीनों ही छोटे राज्य हैं तो एक ही चरण में चुनाव हालांकि होना है, लेकिन तारीख इन तीनों ही राज्यों के चुनावों की अलग अलग हो सकती है, एक दिन हो ये संभावना कम है, ऐसी खबर है? देखिए बिल्कुल, तीनों राज्यों में इस बात की संभावना है कि एक एक चरण में तीनों राज्यों में हो, लेकिन एक तारीख पे चुनाव आयोग कराएगा क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में मूवमेंट कई बार चुनाव आयोग को कराना होता है। चुनाव आयोग भी गृह मंत्रालय के संपर्क में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करके चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है और मतदान की तारीख के दिन खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। उत्तर पूर्व के राज्य है नागालैंड, त्रिपुरा या मेघालय बात करें, खासकर इन तीनों राज्यों में नागालैंड थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, तो चुनाव आयोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो इस बात की संभावना है, जो हमें अब तक जानकारी मिली है, एक एक चरण में चुनाव की संभावना है, लेकिन तारीखें अलग अलग हो सकती है, यानी अलग अलग राज्यों में तारीख अलग हो सकती है, लेकिन चुनाव एक चरण में होने की संभावना है। इसमें सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन तीनों ही पूर्वोत्तर के राज्यों में कब होना है चुनाव, वो तारीख बता दी जाएगी। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बांग्लादेशी सीमा के पास तस्करों ने बीएसएफ जवान के ऊपर हमला किया, जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान ने जब 4 तस्करों को घुसपैठ करने से रोका तो तस्करों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और जवान का हथियार छीनकर बांग्लादेश की तरफ भाग गए। हालांकि बुरी तरह से घायल होने के बाद भी बहादुर जवान ने बांग्लादेशी तस्करों का डटकर मुकाबला किया, उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ से रोका। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हॉट एयर बलून शो की शुरुआत हो गई। 4 दिन चलने वाले इस शो में एयर बलून उड़ाने की जिम्मेदारी 10 विदेशी और 2 देसी पायलटों को दी गई, जिन्होंने पहले दिन 10 हॉट एयर बलून को उड़ाया। इस दौरान उसमें सवार 30 लोगों ने वाराणसी की खूबसूरती को 1500 फीट की ऊंचाई से देखा। No, it's an amazing place to fly. वाराणसी से सेंट्रल हिंदू स्कूल के कैंपस से हॉट एयर बलून को उड़ाया गया, जिसने चंदौली तक का सफर तय किया। वाराणसी में दूसरी बार हॉट एयर बलून शो आयोजन हो रहा है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में लूट का विरोध करने पर एक दुकानदार को गोली मार दी गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 बदमाश दुकान के दरवाजे पर लटके एक बैग को ले जाते हुए नजर आए, जिन्होंने हेलमेट से चेहरा छुपा रखा था। हालांकि दुकानदार ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे गोली मारकर फरार हो गए, जिसमें वो घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि हरियाणा के करनाल में एक पिटबुल नस्ल के कुत्ते के 12 साल के बच्चे पर बुरी तरह हमला कर दिया, जिसके बाद बच्चे के घर वालों ने कुत्ते को जान से मार दिया और इसी बात पर दोनों के बीच बवाल हो गया। आरोप है कि वो बच्चा घर में खेल रहा था, तभी पड़ोस के घर में मौजूद पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। जानलेवा हमला कराया, पड़ोसियों ने आने का छुटवाया। हालांकि पिटबुल के मालिक ने आरोप लगाया कि इससे पहले कि हम कुत्ते को दूर छोड़कर आ पाते, उन्होंने कुत्ते को मार डाला, तोड़ के सर जी और गंडैसिया तक काटे अंदर हो। बताया गया कि कुत्ते के हमले से बच्चे को गंभीर चोट आई।
जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और वही बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान के कंधार से। तालिबान की हैवानियत का एक वीडियो सामने आया है। कंधार के फुटबॉल स्टेडियम में 9 लोगों को सार्वजनिक रूप से सजा दी गई। तस्वीर जरा आप देख लीजिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टेडियम में सैकड़ों लोगों के सामने 9 आरोपियों को कोड़े मारे गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अब वायरल हो गया है। तो ये तालिबानी सजा कंधार से इसका वीडियो सामने आया कि स्टेडियम जिसमें 9 आरोपियों को बीच में बिठाया गया, चारों तरफ आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग हैं, लेकिन सिर्फ तमाशबीन बने और कैसे सबके सामने इन 9 आरोपियों के ऊपर कोड़े बरसाए गए, ये निर्मम सजा दी गई, वो तस्वीर आपके सामने। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मामूली बात पर 2 गुटों के कुछ लोगों के बीच बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर हंगामे कर रहे लोगों पर सख्ती दिखाई। बताया गया कि एक दुकान से चिकन खरीदने के मुद्दे पर बात बढ़ती चली गई, जिसके बाद पुलिस को लोगों को शांत करने के लिए वहां पहुंचना पड़ा। बेकाबू हुए हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां खड़ी कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए और 3 लोग मारपीट और पथराव में घायल हो गए। तरह से मारा, गुम्मचोट, डंडों से पिटाई की है मेरे बड़े बेटे की। ऐसे में जिले के डीएम, आईजी और एसएसपी कुछ पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश में जुट गए। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा उस पर हम लोग। वहां सड़कों पर जगह जगह ईंट के टुकड़े गिरे मिले और वो पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील दिखा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करा लिया। दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह हल्की बारिश, ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 21 से 25 जनवरी के बीच एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से हिमालयी क्षेत्र में 21 जनवरी को बारिश या फिर बर्फबारी शुरू होने का अनुमान है। तो वहीं 23 और 24 जनवरी को दिल्ली, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग जगह पर ओलावृष्टि का अनुमान है। उधर भूकंप के तेज झटकों से मध्य अमेरिका देश एल साल्वाडोर में भारी तबाही मच गई। जिन झटकों से एल साल्वाडोर दहल उठा, उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई, जो कि इतना ताकतवर था कि उसने सैकड़ों घरों को एक झटके में ही तबाह करके रख दिया। Nosotros cuando venimos a sentir un bombazo el que se escuchó. एल साल्वाडोर में भूकंप के 1-2 नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा झटके महसूस किए गए, जिसके बाद वहां के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। समुद्र में वियतनाम के मछुआरों पर चीन की ज्यादती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, जिसमें गश्त के लिए इस्तेमाल होने वाला चीन का एक समुद्री जहाज दिखाई दिया और चीन के जहाज के सामने वियतनाम के मछुआरों की नाव दिखी। दावा यह है कि इस नाव में वियतनाम के मछुआरे मौजूद थे, लेकिन चीन के जहाज ने मछुआरों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। वियतनाम के जहाजों में ना तो सैनिक और ना ही वियतनाम की कोई चौकसी करने वाली टीम। जहाज में केवल आम नागरिक मौजूद थे, लेकिन ताकत का इस्तेमाल करने से चीन की फौज पीछे नहीं रही। चीन और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर में विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन विवाद की जद में चीन ने बेकसूर आम नागरिकों को भी उलझा दिया। चीन की फौज अक्सर दक्षिण चीन सागर में दबदबा कायम करने के लिए ऐसी हरकतें करती रही है। अक्सर मछुआरों की नावों पर हमले कर उन्हें गिरफ्तार करती रही है। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरआई ने दुबई से आ रहे एक यात्री के पास से 8 किलो से ज्यादा के गोल्ड का पाउडर बरामद किया है, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह बताया गया कि आरोपी यात्री अपने अंडरगारमेंट्स में गोल्ड का पाउडर छिपाकर लाया था। 8 किलो से ज्यादा गोल्ड का यह पाउडर, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ है। तस्वीर भी आपके सामने है। तो बड़ी खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक शख्स जो कि दुबई से आ रहा था, वो 8 किलो से ज्यादा गोल्ड पाउडर अंडरगारमेंट्स में छिपा कर ला रहा था। उसे पकड़ा गया। कीमत इसकी 4.5 करोड़। और वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में थे। कई गैंगस्टर से भी संपर्क की जानकारी मिली है। ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को यह कामयाबी, जबकि 2 आतंकियों से जब पूछताछ की गई तो फिर यह पता चला कि वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में थे। दीपक बिष्ट इस वक्त जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिली है आतंकियों के पास से?
देखिए बड़ी खबर है, क्योंकि जो आतंकी नौशाद है उसने कई खुलासे किए हैं, क्योंकि आतंकी नौशाद का जो अधिकतर समय रहा है वो जेल के अंदर रहा है और उस दौरान उसने कई आतंकी संगठनों के साथ उनके आतंकियों से संपर्क रहा था, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि आतंकी हरकत उल अंसार के नजीर भट्ट, नासिर खान और नजीर खान के संपर्क में काफी पहले से था। ये वो आतंकी है जो पाकिस्तानी ISI के साथ संपर्क में थे और उसके बाद इसने किस तरह की यहाँ पर प्लानिंग करी थी, इस बारे में अब पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, तो यह अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी। 26 जनवरी के पहले किस तरह से नौशाद और जगजीत की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद ये बड़ी जानकारी। बंगलुरु में एक सड़क पर अचानक गड्ढा बनने की वजह से उसमें एक ट्रक फंस गई, जिसके बाद उस सड़क की क्वालिटी पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि जिस जगह गड्ढा बना वो सड़क महज 2 दिन पहले ही बनी थी। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर की एक सड़क पर कई गाड़ियां गुजरती दिखी, लेकिन जैसे ही एक ट्रक वहां पहुंचा, सड़क अचानक धंस गई, जिसकी वजह से वो ट्रक उसमें फंस गया। हालांकि बाद में उसे किसी तरह से निकाल लिया गया। 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर में लगे 70 मिलीमीटर के रॉकेट भी बहुत खतरनाक हैं, जिस वजह से युद्ध में अपाचे का कोई मुकाबला नहीं। दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर सटीक हमला करने में अपाचे सबसे आगे माना जाता है। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद करने के बाद ब्रिटेन की सेना खुद कमजोर हो गई है। बताया गया कि ब्रिटेन के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि यूक्रेन को हथियार देने के बाद ब्रिटेन की सेना कमजोर हुई, यानी यूक्रेन की मदद करना ब्रिटेन को ही भारी पड़ सकता है। असल में जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन अलग अलग तरह के आधुनिक हथियार ज़ेलेंस्की की सेना को भेजता रहा है। खबर है कि इसी कड़ी में ब्रिटेन अब यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजने वाला है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद से यूक्रेन के जवान इस टैंक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दावा है कि लगातार टैंकों और दूसरी मदद करने की वजह से ब्रिटेन की सेना खुद कमजोर हो गई है, यानी ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद करते हुए अपनी ही मुसीबत बढ़ा ली है। ब्रिटेन ने चैलेंजर 2 टैंकों को भेजने से पहले उसकी ताकत दिखाने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें चैलेंजर 2 टैंक दुश्मन पर कहर बरपाता दिखाई दिया। एक मैदान में टैंकों के साथ कुछ जवान जंग के हालात बनाकर दुश्मन को ढेर करते नजर आए। चैलेंजर 2 टैंकों ने जमकर अपनी ताकत दिखाई। उबड़ खाबड़ मैदान में भी टैंक फुर्ती के साथ दुश्मन पर गोलों की बारिश करते दिखे। बताया जा रहा है कि यही टैंक अब ब्रिटेन यूक्रेन को भेजेगा और अगर ये एक बार यूक्रेन पहुंच गए तो ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसे बहुत ही फुर्तीला और घातक माना जाता है। ये टैंक ऐसे हमले करते हैं कि टारगेट को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। यही वजह है कि ब्रिटेन से टैंक मिलने की घोषणा के बाद ज़ेलेंस्की के सैनिकों का जोश बढ़ गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक देने के फैसले से रूसी सेना आग बबूला हो उठी। खबर है कि जैसे ही इसके बारे में पुतिन की सेना को पता चला, उसने ब्रिटेन को एक बार फिर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बावजूद ब्रिटेन पीछे नहीं हटा। दावा है कि जल्द इन टैंकों के साथ कुछ गोला बारूद भी यूक्रेन को ब्रिटेन भेज देगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के करीब अपने त्वेर प्रांत में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स को तैनात कर दिया है। रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में सोलेदार और बखमूत पर कब्जे के लिए भीषण हमले बोल रहा है और पिछले 2 महीने से वो इसी कोशिश में जुटा है कि डोनबास के इन 2 इलाकों पर किसी भी तरह उसका कंट्रोल हो जाए। कुछ रोज पहले तो रूस ने सोलेदार पर कब्जे का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन यूक्रेन ने उसके इस दावे को सिरे से नकार दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से रूस पर जोरदार पलटवार कर रही है। अमेरिका जैसे देशों से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं और इसी बात ने रूस की परेशानी बढ़ा दी, जिसके बाद उसने यूक्रेन के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स की तैनाती कर दी, जो परमाणु हथियार लेकर उड़ान भरने में माहिर है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने जिस यार्ड्स मिसाइल को तैनात किया है उसमें परमाणु हथियार नहीं लोड किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस बैलिस्टिक मिसाइल का वार इतना खतरनाक होता है कि दुश्मनों के होश उड़ा दे, क्योंकि यार्ड्स को रूस की सबसे घातक मिसाइलों में एक बताया जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये आवाज से करीब 20 गुना तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर वार कर सकती है और ये पुतिन के तरकश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल है जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। इसके साथ ही यार्ड्स के बारे में कहा जाता है कि इसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है और इसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूर तक अपने दुश्मन पर सटीक वार कर सकती है।
इसके साथ ही ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भी भर सकती है और करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे और घातक बना देती है। और इसीलिए इसे जंग में ऐसे समय पर तैनात किया गया जब यूक्रेन को मिले डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों का काल बन गए हैं। यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि वो रूस की क्रूज मिसाइलों को ढेर कर रहा है, जिसकी वजह से रूस को युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी वैसी सफलता नहीं मिली जैसा उसने सोचा था। लेकिन अब उसने डोनबास की सोलेदार और बखमूत को जीतने के लिए नया प्लान बनाया और उसी के तहत उसने यूक्रेन और बेलारूस की सीमा के नजदीक त्वेर प्रांत में यार्ड्स की तैनाती कर दी है। यार्ड्स मिसाइल को सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाकर हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही ये केवल 7 मिनट में दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार हो जाती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्वी यूक्रेन में यही मिसाइल कहर बनकर टूटेगी, क्योंकि इसे रोक पाने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम भी दम तोड़ सकते हैं और बिना परमाणु बम के भी यार्ड्स यूक्रेन में जमकर तबाही मचा सकती है। और उधर खबर है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी करने के बाद पाकिस्तान में अपना पता भी अब बदल लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी दाऊद की बहन हसीना पार्कर के बेटे अली शाह पार्कर से मिली है, जो इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है। और उसने पूछताछ में दाऊद इब्राहिम की दूसरी शादी और उसके नए पते के बारे में कई अहम जानकारियां दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अली शाह पार्कर ने एनआईए को बताया कि दाऊद ने पाकिस्तान की एक पठान महिला से दूसरी शादी की है, जबकि उसने अपनी पहली पत्नी मेहजबी को तलाक भी नहीं दिया है। दूसरी शादी करने के बाद दाऊद ने अपना पता भी बदल लिया है। किसी को लगता है कि इसके ऊपर कोई अटैक होने की पॉसिबिलिटी है या इंटरनेशनल एजेंसीज का कोई प्रेशर बढ़ा, तो उस चक्कर में उसका वो लोकेशन चेंज करवा देते हैं। वो पाकिस्तान के कराची में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे मौजूद रहीम फाकी के पास डिफेंस कॉलोनी में रहता है, जो उसके पुराने घर से 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद है। मतलब ये कि दाऊद इब्राहिम ने न सिर्फ दूसरी शादी की, बल्कि उसने पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना भी बदल लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के इशारे पर ही दाऊद ने अपना ठिकाना बदला है। और दाऊद के इस नए ठिकाने पर उसकी पहली पत्नी मेहजबीन भी रहती है। असल में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि हसीना पार्कर के बेटे अली शाह ने अपने बयान में दाऊद के खानदान से लेकर उसके नए ठिकाने और उसकी नई साजिशों के बारे में सनसनीखेज जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए को इस बात की भी भनक लगी है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम देश के बड़े कारोबारी और राजनेताओं पर हमले की फिराक में है, जिसके लिए वो आतंकियों की स्पेशल टीम बना रहा है, जिसे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए बड़े लोगों पर हमला करने के साथ साथ कई शहरों में हिंसा फैलाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इधर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावाला मामले में आरोपी आशुतोष को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। इससे पहले शनिवार को अंकुश खन्ना नाम के एक आरोपी को भी जमानत दे दी गई थी। और अब इसी केस में आशुतोष को भी शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। कोर्ट ने बिना इजाजत आरोपी से दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाई है। आशुतोष को गवाहों से दूर रहने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने का भी आदेश दिया गया। अंजलि मौत मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिन पर उसे टक्कर मारने और घसीटने का आरोप है, जिससे उसकी मौत हुई थी। इस बीच कंझावाला के अंजलि मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने साथ में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में हत्या की धारा 302 को भी जोड़ दिया। यानी कंझावाला मामले में अब इन 4 आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के आदेश पर हुई। हालांकि पहले हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था। 31 दिसंबर की रात कार से घसीटे जाने की वजह से अंजलि की मौत हुई थी। और उधर तुर्की ने यूक्रेन के पड़ोसी रोमानिया में नेटो की एक एक्सरसाइज में हजारों फीट की ऊंचाई पर अपना दम दिखाया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया, जिसमें तुर्की के लड़ाकू विमान और टैंकर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते दिखे। आसमान में पहुंचकर तुर्की के टैंकर एयरक्राफ्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। और बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। चुनाव आयोग आज 3 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। पूर्वोत्तर के 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की, जिसमें इन 3 राज्यों में कब होगा चुनाव, इसका ऐलान किया जाएगा। फरवरी में इन तीनों ही राज्यों में चुनाव होना है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंचे और वहां खासी एक्टिव बीजेपी दिखाई दी। अब इन 3 राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव, जिसका आज ऐलान। में जुटे लड़के जबरन कॉलेज के अंदर घुसने लगे, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठी भांजते ही
वहां भगदड़ मच गई और भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष बीच सड़क पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि छात्र संघ अध्यक्ष को केवल 150 मेहमानों को समारोह में बुलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थक कॉलेज के बाहर आ गए, जिसकी वजह से बवाल खड़ा हो गया। और इस बीच ईरान के एक पूर्व राजनयिक ने उसे रूस और यूक्रेन के युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जंग में रूस की मदद करना ईरान पर बहुत भारी पड़ेगा और आज नहीं तो कल उसे अंजाम भुगतना ही होगा। लेकिन ईरान के पूर्व राजदूत अबोल कासिम देल्फी ने कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ काफी सबूत जुटा लिए हैं। ऐसे में यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस पर देर सवेर डंडा चलेगा ही, लेकिन रूस ने अपने साथ ईरान को भी फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि रूस बस ईरान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हकीकत में वो ईरान के पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधरने देना ही नहीं चाहता और इस वजह से ईरान की न्यूक्लियर डील अधर में लटकी है। इधर दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 साल में यमुना का प्रदूषण स्तर करीब दोगुना हो गया है। ये आंकड़े नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कमेटी के सामने पेश किए गए। और दिल्ली के नजफगढ़ और शाहदरा नाले को नदी में प्रदूषण की मुख्य वजह बताई गई। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि राजधानी में 35 में सिर्फ 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही तय मानकों के हिसाब से चल रहे हैं। और उधर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के नाम पर मुंबई में अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। एक व्यापारी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। न्यूज 18 के हाथ अवैध वसूली से जुड़ी वो पर्ची भी लगी जिसका इस्तेमाल उगाही के लिए किए जाने का आरोप है। रसीद पर छोटा राजन की फोटो भी नजर आई। मुंबई पुलिस को शक है कि छोटा राजन जेल से ही अपनी वसूली गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इस बीच खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने बम म्यूजियम खोल दिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि ये बम म्यूजियम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में खोला गया है, जिसमें बारूदी सुरंगों के लिए 51 तरह के बम और सुसाइड जैकेट रखी गई हैं। जो वीडियो सामने आया उसमें तालिबान से जुड़े 2 लोग एक सुसाइड जैकेट को हाथ में लिए दिखे और उसकी डिजाइन और काम करने के तरीके पर बातचीत करते सुनाई दिए। वीडियो में दिखा कि उस जैकेट में कीले जड़कर उसे खतरनाक बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस बम म्यूजियम में रिमोट से कंट्रोल होने वाली आत्मघाती जैकेट, बम और कई दूसरे हथियार भी रखे दिखाई दिए। और इधर बेंगलुरु से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें स्कूटर से एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पर बुरी तरह घसीटा गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें शहर की एक सड़क पर स्कूटर के पीछे लटका एक आदमी बुरी तरह घिसटता नजर आया, जबकि आरोपी स्कूटर को रोकने के बजाय उसे तेजी से दौड़ाता रहा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूटर को रोकने के लिए वो आदमी उसके पीछे लटका दिखा, जिसकी वजह से वो काफी दूर तक घिसटता रहा। हालांकि बाद में आरोपी ने स्कूटर सड़क किनारे रोक दिया, जिसके बाद कई लोग वहां पर जमा हो गए। एक आदमी तो स्कूटर चला रहे उस आदमी को बुरी तरह डांटता दिखा, जबकि आरोपी किसी को फोन लगाने की कोशिश करता रहा। इस घटना के बाद पुलिस ने स्कूटर सवार को पकड़ लिया, जबकि दूसरे आदमी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उधर यूके ने ये ऐलान कर दिया कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को अपने घातक अपाचे हेलीकॉप्टर देगा। इन हेलीकॉप्टरों को उड़ता टैंक भी कहा जाता है, जो बहुत जल्द यूक्रेन की वायुसेना का हिस्सा होंगे, क्योंकि यूके के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि वो यूक्रेन को तीसरी पीढ़ी के चैलेंजर 2 टैंक की खेप देने के साथ 4 अपाचे हेलीकॉप्टर भी भेजेगा। बताया जा रहा है कि ये फैसला यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करने के बाद लिया। रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में यूके ने यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और उसे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर देने का ऐलान कर दिया, जो माना जा रहा है कि चैलेंजर 2 टैंकों की खेप के साथ ही यूक्रेन पहुंचेंगे और आने वाले दिनों में रूस की फौज के खिलाफ दम भरते दिखेंगे। क्योंकि अपने मजबूत कॉकपिट और फायरिंग पावर की वजह से ये हेलीकॉप्टर जंग की दिशा बदलने की काबिलियत रखते हैं। इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर का तमगा हासिल है। और यूके जो अपाचे हेलीकॉप्टर यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है वो हेलफायर मिसाइल से लैस हैं। हेलफायर मिसाइल 8 से 12 किलोमीटर की रेंज में मौजूद किसी भी तरह के टारगेट को सटीक तरीके से नष्ट कर देती है। यही वजह है कि हेलफायर जैसी मिसाइल के साथ ये हेलीकॉप्टर और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अपाचे एक बार में 16 एंटी टैंक हेलफायर मिसाइल फायर कर सकता है और इनमें लगी गन में 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर में लगे 70 मिलीमीटर के रॉकेट भी बहुत खतरनाक हैं, जिस वजह से युद्ध में अपाचे का कोई मुकाबला नहीं। दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर सटीक हमला करने में अपाचे सबसे आगे माना जाता है।
और उस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद करने के बाद ब्रिटेन की सेना खुद कमजोर हो गई है। बताया गया कि ब्रिटेन के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि यूक्रेन को हथियार देने के बाद ब्रिटेन की सेना कमजोर हुई। यानी यूक्रेन की मदद करना ब्रिटेन को ही भारी पड़ सकता है। असल में जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन अलग अलग तरह के आधुनिक हथियार ज़ेलेंस्की की सेना को भेजता रहा है। खबर है कि इसी कड़ी में ब्रिटेन अब यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजने वाला है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद से यूक्रेन के जवान इस टैंक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दावा है कि लगातार टैंकों और दूसरी मदद करने की वजह से ब्रिटेन की सेना खुद कमजोर हो गई है। यानी ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद करते हुए अपनी ही मुसीबत बढ़ा ली है। ब्रिटेन ने चैलेंजर 2 टैंकों को भेजने से पहले उसकी ताकत दिखाने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें चैलेंजर 2 टैंक दुश्मन पर कहर बरपाता दिखाई दिया। एक मैदान में टैंकों के साथ कुछ जवान जंग के हालात बनाकर दुश्मन को ढेर करते नजर आए। चैलेंजर 2 टैंकों ने जमकर अपनी ताकत दिखाई। उबड़ खाबड़ मैदान में भी टैंक फुर्ती के साथ दुश्मन पर गोलों की बारिश करते दिखे। बताया जा रहा है कि यही टैंक अब ब्रिटेन यूक्रेन को भेजेगा और अगर ये एक बार यूक्रेन पहुंच गए तो ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसे बहुत ही फुर्तीला और घातक माना जाता है। ये टैंक ऐसे हमले करते हैं कि टारगेट को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। यही वजह है कि ब्रिटेन से टैंक मिलने की घोषणा के बाद ज़ेलेंस्की के सैनिकों का जोश बढ़ गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक देने के फैसले से रूसी सेना आग बबूला हो उठी। खबर है कि जैसे ही इसके बारे में पुतिन की सेना को पता चला, उसने ब्रिटेन को एक बार फिर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बावजूद ब्रिटेन पीछे नहीं हटा। दावा है कि जल्द इन टैंकों के साथ कुछ गोला बारूद भी यूक्रेन को ब्रिटेन भेज देगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के करीब अपने त्वेर प्रांत में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स को तैनात कर दिया है। रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में सोलेदार और बखमुत पर कब्जे के लिए भीषण हमले बोल रहा है और पिछले 2 महीने से वो इसी कोशिश में जुटा है कि डोनबास के इन 2 इलाकों पर किसी भी तरह उसका कंट्रोल हो जाए। कुछ रोज पहले तो रूस ने सोलेदार पर कब्जे का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन यूक्रेन ने उसके इस दावे को सिरे से नकार दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से रूस पर जोरदार पलटवार कर रही है। अमेरिका जैसे देशों से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं और इसी बात ने रूस की परेशानी बढ़ा दी, जिसके बाद उसने यूक्रेन के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स की तैनाती कर दी, जो परमाणु हथियार लेकर उड़ान भरने में माहिर है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने जिस यार्ड्स मिसाइल को तैनात किया है उसमें परमाणु हथियार नहीं लोड किए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी इस बैलिस्टिक मिसाइल का वार इतना खतरनाक होता है कि दुश्मनों के होश उड़ा दे, क्योंकि यार्ड्स को रूस की सबसे घातक मिसाइलों में एक बताया जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये आवाज से करीब 20 गुना तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर वार कर सकती है और ये पुतिन के तरकश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल है। तीनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय विधानसभा चुनाव की तारीखों पर चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। यूपी के बस्ती जिले में आयोजन। बिहार के एक और मंत्री का विवादास्पद बयान। आरजेडी कोटे से कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र यादव बोले, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कराती है सेना पर। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह जारी। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर फिर बोला हमला। कार्यकर्ताओं की बजाय पूर्व अफसरों को तवज्जो देने का आरोप। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 5 दिनों में दूसरी बार हिंदू मंदिर पर हमला। मेलबर्न में खालिस्तानी समर्थकों पर आरोप। मंदिर की दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे। महंगाई से पाकिस्तान में बिगड़े हालात। पीओके में आटे की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन। बिजली के रेट में करीब 5 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में शीतलहर का कहर जारी। माउंट आबू में 0 से 2 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। दिल्ली में अगले हफ्ते हल्की बारिश का अनुमान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज हैदराबाद में। दोनों टीमों का पहला मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर जताया भरोसा। कर उठाता है लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है।
देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। न्यूज 18 इंडिया की बादशाह लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।